जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 1 आज हमारा कैफ 7 का पहला लेक्चर है और पहला लेक्चर ओरिएंटेशन बेस्ड होता है। उसमें कुछ ऐसे मैटर्स हम डिस्कस करेंगे जो कि पूरे सेशन से रिलेट करते होंगे। प्लानिंग मैटर्स कि हमने ये सब्जेक्ट क्या है, इसका इंट्रोडक्शन होगा, इस सब्जेक्ट पेपर का स्ट्रक्चर क्या होता है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। फिर इसके बाद कुछ मेरी तरफ से सजेशंस होंगी कि कैसे आप इस क्लास से मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम जो किताब का पहला कंसेप्ट है वो डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, पूरी किताब को पढ़ने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है, और कैसे मैंने पढ़ाना है, आपने कैसे पढ़ना है, ये चीज़ें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओरिएंटेशन क्लास है आज हमारे। तो सबसे पहले तो इंस्ट्रक्टर का इंट्रोडक्शन। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, मैंने सीए क्वालिफाई किया 2008 में। उसके बाद कुछ ऐसा जिस फर्म से आर्टिकल्स किए उस फर्म में जॉब की 1 साल 2 महीने। 2009 मार्च 2009 में फुल टाइम बेसिस पे टीचिंग प्रोफेशन में मूव किया मैंने, और तब से लेके आज तक फुल टाइम बेसिस पे टीचिंग कर रहा हूँ। लगभग शायद 15 साल के करीब हो गए हैं। ये तो हो गया मेरा इंट्रोडक्शन। अब ज़्यादा अहम चीज़ सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन, और ख़ास तौर पे इस अटेम्प्ट में इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन, क्योंकि आपको पता है कि आपने न्यू एजुकेशन स्कीम अनाउंस की है जिसमें कैफ लेवल पे प्रोबेबली जो मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज है वो ये है कि कैफ 4 बिजनेस लॉ और कैफ 7 कंपनी लॉ, इनको मर्ज किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, मैं वैसे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले पूछना चाहता हूँ 1-2 सवाल। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कैफ और बिजनेस लॉ का पेपर इस अटेम्प्ट में दिया है? मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट, शाबाश। और कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस अटेम्प्ट में कैफ 4 और कैफ 7 दोनों पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं? एक स्टूडेंट है सिर्फ। चलिए ठीक है। और कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ना तो अभी तक कैफ 4 अटेम्प्ट नहीं किया, ना ही इस अटेम्प्ट में कर रहे हैं, बल्कि पहले कैफ 7 पढ़ रहे हैं? कोई ऐसा स्टूडेंट है? नहीं, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है, बट ठीक है। चलिए, सब्जेक्ट, अच्छा पहले तो ये डिस्कशन कर लेते हैं हम कि क्या हमें इस अटेम्प्ट में कंपनी लॉ पढ़ना चाहिए। वैसे बिजनेस लॉ के कंटेक्स्ट में ज़्यादा रेलिवेंट क्वेश्चन है। बिजनेस, क्या कंपनी लॉ पढ़ना चाहिए? इसका 1 वर्ड आंसर है यस, पढ़ना चाहिए। ठीक है, देखिए, जब तक आई कैप कोई भी पॉलिसी अनाउंस करता है ना, उसके ऊपर डिस्कशन या डिबेट पहले से स्टार्ट हो जाती है, और ये अच्छी बात होती है ताकि डिफरेंट पार्टीज का इनपुट आ जाए। आई कैप आज से ही एक पॉलिसी अनाउंस करके कहे ना आज से ही एप्लीकेबल है, तो हम टीचर बहुत शोर मचाएं कि भाईजान रेलिवेंट स्टेक होल्डर हम हैं, आगे स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है, बहुत से स्टूडेंट्स का कैरियर इसके ऊपर बेस कर रहा होता है, तो आपको स्कीम लॉन्च करने से पहले हमसे पूछ तो लें। चले माने ना, वो अलग बात है, कुछ शेयर कर दें चीज़ें, कुछ हम शेयर कर दें, कुछ थोड़ा बहुत चेंज हो जाए। तो कोई भी लॉ पास होता है ना, आपको पता है उसका एक प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस होता है। उसमें ज़रूरी चीज़ होती है कि जितने भी रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं, अफेक्टेड पार्टीज़ हैं, उनसे कंसल्टेशन की जाए। तो आई कैप कंसल्टेशन करता है। तो ये भी अभी जो बेसिकली आई कैप ने शेयर किया है, ये इम्प्लीमेंट अभी नहीं हुई स्कीम, अभी सिर्फ शेयर किया है ताकि कुछ फीडबैक वगैरह लिया जा सके। लेकिन स्टूडेंट जो होते हैं ना, उनका दिल छोटा होता है, वो जल्दी से परेशान हो जाते हैं। तो जैसे ही न्यू स्कीम आई, स्टूडेंट परेशान हो गए, अब क्या होगा, हमें अब कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने चाहिए, आइंदा कौन से सेलेक्ट करने चाहिए। मेरे ख्याल में जो बेस्ट स्ट्रेटजी है वो यही है कि आप एज्यूम कीजिए न्यू एजुकेशन स्कीम अनाउंस आई कैप ने की ही नहीं, और जो आप पहले से प्लानिंग करके चलते आ रहे हैं उसी प्लानिंग के मुताबिक चला जाए, क्योंकि अप्रूवल से पहले इसमें चेंजेस भी हो सकती हैं, हो सकता है ना हो सकता है हो। और दूसरी चीज़, अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि पॉलिसी इंप्लीमेंट कब से होगी। इस अटेम्प्ट में तो नहीं हो रही, मे बी नेक्स्ट अटेम्प्ट में हो, मे बी उससे भी नेक्स्ट अटेम्प्ट में हो। अच्छा, फिर जब ये भी पता चल गया, फिर भी आप सही फैसला नहीं कर सकेंगे जब तक डिटेल अवेलेबल ना हो। उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशनल प्रोविजन,
कि ओल्ड स्कीम से एग्जिस्टिंग से जब न्यू स्कीम में बच्चा जाएगा ना, तो आई कैप एक ब्रिज बनाता है कि कैसे हमने, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ओल्ड स्कीम में किसी ने अगर 6 पेपर पास किए तो न्यू स्कीम में फर्ज कीजिए 8 है तो उसने 8 पेपर देने हैं। डेफिनेटली जो पहले पढ़ा हुआ है उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। अमूमी तौर पे क्रेडिट देना बहुत आसान होता है, उधर की काउंटिंग पढ़ी, इधर की काउंटिंग एग्जाम्प्ट, ठीक है। उधर का फर्ज कीजिए कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा, इधर का इक्विवेलेंट सब्जेक्ट तकरीबन इक्विवेलेंट होते हैं। प्रॉब्लम आती है उन सब्जेक्ट्स में जो बिल्कुल ही गायब हो गए न्यू स्कीम में, या बिल्कुल नया आया, या मर्ज हुआ, इनमें प्रॉब्लम आती है। हमारा जो कैफ 4 और कैफ 7 है, इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये मर्ज हुआ है, मर्ज होने जा रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज आपने ध्यान में रखी है, जनरल रूल आई कैप का क्या होता है कि ओल्ड स्कीम से न्यू स्कीम में जब बच्चा जा रहा हो ना, तो इक्विवेलेंट एग्जेम्पशन मिले। इसकी पास में भी एक प्रैक्टिस है। पास में प्रैक्टिस क्या थी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आज से कोई 5-6 साल पहले जो पेपर हुआ, कुछ साल पहले, ये जो पेपर होता था कैफ 4 और कैफ 7 जो अलग अलग है, ये पहले इकट्ठा हुआ करता था, ठीक है। जब मैंने सीए शुरू किया था ना, तब अलग अलग था। जब उसके बाद टीचिंग में आए, कुछ अरसा पढ़ाया, फिर इकट्ठा हो गया, फिर अलग अलग हुआ, अब फिर इकट्ठा होने जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास पास्ट की एक एग्जाम्पल मौजूद है कि इस तरह की सिचुएशन में क्या होता है। तो आई कैप ने क्या किया था, आई कैप ने कहा था कि भाई जब आई कैप पहले मर्ज करने जा रहा था कि जिन स्टूडेंट्स ने कैफ 4 और कैफ 7 है ना, दोनों को मिला के एक पेपर बना रहा हूं मैं, आई कैप ने कहा जिन्होंने दोनों पेपर पास किए हैं उनको नया पेपर एग्जाम्प्ट, जिसने एक पेपर पास किया है कैफ 4 उसको नए पेपर के 2 हिस्से होंगे, उसे कैफ 4 वाला हिस्सा एग्जाम्प्ट, जिसने कैफ 7 उसको कैफ 7 वाला हिस्सा एग्जाम्प्ट। तो उम्मीद है इस दफा भी ऐसे ही करेगा। एग्रीड? यानी आई कैप जनरल रूल क्या रखता है कि जब ट्रांजिशन हो तो बराबरी हो, बराबरी हो। अगर कहीं पे आई कैप को लगे ना कि बराबरी हो नहीं सकती, तो आई कैप स्टूडेंट को फेवर देता है। इसकी भी एग्जांपल मौजूद है, ठीक है। तो अगर फर्ज कीजिए आपने न्यू स्कीम लॉन्च होती है और आपने कैफ 4 और कैफ 7 में कोई एक पेपर पास किया है, तो ज्यादा चांस ये है कि नया पेपर जब आएगा उसका जो आधा रेलिवेंट हिस्सा है वो आपको एग्जाम्प्ट होगा और आधा देना पड़ेगा। लेकिन फर्ज कीजिए किसी वजह से अगर ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इक्वालिटी तो वैसे है प्रोपोर्शन, तो फिर आई कैप मोस्ट प्रोबेबली क्या कर, उस सूरत में अगर पॉसिबल नहीं होता तो क्या करेगा, पूरा पेपर ही क्या देखा कैसे। इसलिए मेरी सजेशन ये है कि इस अटेम्प्ट में आप अगर सिर्फ कैफ 4 पढ़ रहे हैं वो भी अच्छा डिसीजन, सिर्फ कैफ 7 पढ़ रहे हैं वो भी अच्छा डिसीजन, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पढ़ रहे कि जब नया पेपर आएगा एक ही पेपर दे देंगे, वो डिसीजन मेरी नज़र में ठीक नहीं है। और अगर आप दोनों ही पढ़ रहे हैं इस अटेम्प्ट में, मेरी नज़र में वो भी ठीक नहीं है। समझ रहे हैं? मेरे ख्याल में जो स्टूडेंट दोनों पेपर इस अटेम्प्ट में दे रहे हैं वो भी थोड़ी मेहनत उनकी ज़्यादा हो रही होगी। अगर एफर्ट ज़्यादा कर सकता है तो दे। जो स्टूडेंट दोनों स्किप करके बैठे हैं कि नहीं अगली दफ़ा इकट्ठा देंगे, वो भी ठीक नहीं है। हाँ, जिसने एक पेपर दिया कैफ 4 सिर्फ इस अटेम्प्ट में या कैफ 7 सिर्फ इस अटेम्प्ट में, वो मेरे ख्याल में बेहतरीन जगह पे है। रीज़न सुन लें, क्योंकि एक एक पेपर करके किसी चीज़ को पास करना आसान होता है और दोनों इकट्ठी पास करना मुश्किल है। स्टूडेंट तस्वीर का एक रुख देख रहे होते हैं। मेरे पास आते ना बात का, सर इस दफ़ा अगर हमने पेपर दिए ना तो 2 पेपर है, जब न्यू स्कीम में पेपर आएगा वो 1 हो जाएगा। तो सीधा असूल है क्या कि 2 से भला 1, 2 पेपर देने से 1 पेपर अच्छा है, सीधा असूल है। तो हम तो जब न्यू स्कीम आएगी तब भी देंगे। यह है तस्वीर का एक रुख। अब तस्वीर का दूसरा रुख आपको दिखाता हूं। जब 2 चीजें मिलके 1 बनती है ना,
तो वो सिलेबस की लेंथ भी ज़्यादा हो जाती है, डिफ़िकल्टी लेवल भी ज़्यादा हो जाता है। पास्ट में अगर आप देखें तो जब पेपर इकट्ठा होता था ना बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ का, पासिंग रेशियो होती थी 19.3%, 17%, 22%। और जब अलग अलग हुआ ना तो दोनों पेपर की इंडिविजुअल जो परसेंटेज होती थी 40+, 40 के लगभग है। ये आईकैप के स्टैटिस्टिक्स मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। तो मेरा भी यही ख्याल है कि अब जब जो बच्चे न्यू स्कीम में पेपर देंगे ना, 2 की बजाय 1 पेपर उन्होंने 1 देना होगा, फीस एक ही की जमा करवाएंगे, ये फायदा हो जाएगा, एक ही फीस बच जाएगी। लेकिन डिफिकल्टी लेवल हाई, पासिंग परसेंटेज लो हो जाएगी। ये पास में ऐसा होता रहा है, उसकी बेस पे बता रहा हूं। ठीक है, तो जिसने दोनों आगे पोस्टपोन कर दिए हैं वो, मैं उसको इस वजह से नहीं कह रहा कि ठीक। अच्छा, जो दोनों इस अटेम्प्ट में दे रहा है स्टूडेंट, वो एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा है, एक्स्ट्रा एफर्ट, उसके लिए 1 बराबर है, चाहे दोनों अभी दे दे चाहे दोनों बाद में दे दे, उसके लिए 1 बराबर है। और जो स्टूडेंट 1 पेपर इस अटेम्प्ट में दे रहे हैं, कोई सा भी हो, चाहे कैफ 4 हो चाहे कैफ 7, ठीक है, उनके लिए प्लस पॉइंट मैं क्यों कह रहा हूं, अगर न्यू स्कीम से पहले पहले 1 पेपर पास हो गया ना, तो न्यू स्कीम में उन्होंने सिर्फ आधा पेपर देना होगा। ठीक है, जिसको मैं इस मिसाल से कहता हूं, हमारे ज़माने में 9th और 10th क्लास के पेपर इकट्ठे हुआ करते थे, 2 साल बाद हमने दोनों के इकट्ठे पेपर होते थे। ठीक है, उसमें फिर 10th का पेपर देने जाते थे, उसमें 9th का सिलेबस भी शामिल होता था। फिर उसके बाद स्कीम चेंज हुई और 9th का पेपर अलग, 10th का पेपर अलग। अब अगर फर्ज कीजिए 12 चैप्टर है तो 9th में 6 चैप्टर पढ़े, 10th में 6 पढ़ने हैं, 10th में 9th वाले टेस्ट नहीं हो गए। तो खुद मुझे बताइए कि 9th और 10th दोनों के कंबाइंड पेपर हों, ये ज़्यादा बेहतर है कि पहले 9th का हो के वो निमट जाए और फिर 10th की तैयारी करें, उसमें 9th वाला ना टेस्ट हो, वो बेहतर है। सिंपल। तो इसीलिए मेरा ओपिनियन यही है कि कोशिश करनी चाहिए न्यू स्कीम से पहले कम से कम 1 पेपर पास हो जाए। ठीक है, लेकिन बहरहाल कंक्लूजन एंड पे फिर मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये सारा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, आई कैप एग्जैक्टली क्या करता है वो जाहिर है जब आई कैप पॉलिसी अनाउंस करेगा तब भी होगा। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, इसके अलावा जितने भी ओपिनियंस हैं वो हम टीचर्स के पर्सनल ओपिनियन है, ज़ाती राय है। मतलब पर्सनल ओपिनियन की भी कुछ बेसिस ज़रूर होती है, प्रोफेशनल बेसिस होती है, लेकिन कंफर्म नहीं है। हम सिर्फ स्पेकुलेशन कर सकते हैं, कंफर्म कौन करेगा, आई कैप ही करेगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी केस का फैसला आने वाला हो और हम लोग किसी टीवी टॉक शो पे बैठ के डिस्कशन कर रहे हो कि फैसला क्या आने वाला है। एक बंदा कह रहा हो ये आने वाला है, दूसरा बंदा कह रहा हो ये आने वाला है, उससे फैसले पे असर थोड़े पड़ेगा। ठीक है, तो असल इम्प्लीमेंटेशन जब होगी, फाइनल ओपिनियन हम आपको तभी बता सकेंगे। क्लियर जी? चलिए, ये तो कुछ डिस्कशन थी न्यू स्कीम के हवाले से। अब देखें, कंपनी लॉ पढ़ना तो है ही, ओल्ड स्कीम में भी है, न्यू स्कीम में भी है पढ़ा। तो अब कंपनी लॉ सब्जेक्ट की बात करते हैं। ये सब्जेक्ट क्या है? पहली चीज, हम हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड लॉयर नहीं है, ऐसा ही है। तो हमें तो मेरा ख्याल है सिर्फ अकाउंटिंग ही पढ़ानी चाहिए, ऐसा है क्या? नहीं, हमें सिर्फ अकाउंटिंग नहीं पढ़ानी चाहिए, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे एक समझ लीजिए क्वालिफिकेशन का नाम है, लेकिन जो बंदा ये क्वालिफिकेशन करता है ना, वो सिर्फ अकाउंटेंट नहीं बनता, वो फाइनेंस मैनेजर भी बनता है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ भी बनता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं, अपना बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं। इसीलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को मल्टी स्किल्स में एक्सपर्ट बनाया जाता है। आपका जो पूरा कोर्स है ना, पीआरसी, क्यूएटी, पीआरसी, कैफ, सीफैप, एमएसए, इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप में मल्टीपल स्किल्स डेवलप हो। इवन आईटी भी आपको सिखाई जाती है, क्योंकि कोई भी प्रोफेशन चूज करेंगे आईटी उसमें होगी, तो इसलिए आपको मल्टीपल स्किल्स सिखाई। उन मल्टीपल स्किल्स में एक स्किल है लीगल स्किल्स, लॉ। लॉ के पेपर आपके 3 जगह पे 3 पेपर है बेसिकली बड़े। एक है कैफ 4 बिजनेस लॉ, एक है कैफ 7 कंपनी लॉ, एक है सीफैप लेवल पे सीफैप 2 कॉर्पोरेट लॉस। ठीक है, और सबसे जो मजे का और अच्छा है वो तो कॉर्पोरेट लॉस ही है। ठीक है, कैफ लेवल पे जो लॉ सिखाए जा, इन लॉ सिखाने का मकसद क्या है आपको? मकसद ये नहीं है कि आपने
कचहरी में जाके, कोर्ट में जाके कोई केसेस लड़ने हैं, नहीं, वो वही वकील लड़ेंगे जो LLB क्वालिफाइड है, आपने केस नहीं लड़ना। लेकिन आपको इतना लॉ सिखाया जाएगा कि प्रोफेशनल लाइफ में आप कोई एक सफ़ा लिख रहे हो या किसी के साथ कोई एग्रीमेंट कर रहे हो तो आपको पता चल सके कि इस एग्रीमेंट में क्या चीज़ मेरी फेवर में और क्या नहीं। आप कोई एक नया कंपनी बनाने जा रहे हो, आप बनाएंगे नहीं, प्रोसेस आपको सिखाया जाएगा कंपनी बनाने का। इसलिए नहीं कि कंपनी आपने खुद इनकॉर्पोरेट करनी है, नहीं, CA करने के बाद हफ्ता लगा के कंपनी इनकॉर्पोरेट कर भी ली तो नुकसान का सौदा किया। क्यों? वही 20-25 हज़ार किसी वकील को दे दे, वो आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा देगा। तो प्रोसेस क्यों सिखाया जा रहा है? ताकि आपको पता हो कि इस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है। याद रखें, काम करवाने के लिए जरूरी है काम करना आता हो। ठीक है, मेरी ये जो बहनें यहाँ पे बैठी हैं, ये फ़र्ज़ कीजिए कि इनके घर में कोई काम करने वाली आती है सफाई वगैरह करने के लिए, लेकिन इनको अंदाज़ा होगा कि अगर खुद सफाई करनी ना आती हो तो काम वाले अभी ऊपर ऊपर से सफाई कर के निकल जाते हैं, डिटेल नहीं करते काम। तो इसीलिए प्रैक्टिस में एक असूल आपको बता रहा हूँ, कोई भी काम आपने करवाना है ना, उससे पहले वो काम करना आना चाहिए आपको। इसीलिए बहुत से लीगल प्रोविजन इस सब्जेक्ट में इसलिए सिखाई जा रही हैं ताकि जब प्रैक्टिस में आपका इनसे वास्ता पड़े तो आपको पता हो। वकील क्या कहेगा आपका? सर कंपनी इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, सर बड़ा काम है, 2.5 लाख रुपया लगेगा। आपने कहना भाई 2.5 लाख क्या लगेगा, बैठे बैठाए नाम रिजर्व करवाना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी डाउनलोड करनी है, बनी हुई हैं, उसमें साइन करने हैं और उसके बाद जमा करवा देनी है, इसमें कौन सा काम लगता। फिर वकील कहे अच्छा सर चले आपके लिए ना सिर्फ ये है कि 20,000 दे दीजिए, ठीक है, क्योंकि उसको पता चल गया है कि आपको काम, तो आपको काम सिखाने का मकसद ही है कि आपको इम्पैक्ट पता हो कि क्या काम है, उसके लिए कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट जरूरी है। करेंगे आप नहीं, ये ज़हन में रखिएगा, करेगा कोई ना कोई आपका लीगल एडवाइजरी, लेकिन आपको वो सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स पता होनी चाहिए ताकि फैसला करने से पहले एवेल्युएट कर लें। कंपनी लॉ का मकसद यह है। अच्छा, बिजनेस जो है वो होते हैं 3 तरह के, एक है सोल प्रोप्राइटरशिप, एक है पार्टनरशिप और एक है कंपनी। जो आपका कैफ 4 था इसका फोकस था सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, और जो कैफ 7 है इसमें सारे का सारा फोकस आपका कंपनी में होगा। और एक चीज और ज़हन में रखिएगा, कैफ 4 का नॉलेज भी होना अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिस में जो आपका नॉलेज यूज होगा ना वो कैफ 7 का, क्योंकि आप में से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो प्रैक्टिस में किसी सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में जाके काम करेंगे। ज़्यादातर लोग या तो खुद की कंपनी बनाएंगे या ऑलरेडी किसी बड़ी कंपनी के साथ अटैच होंगे। इसलिए आपके लिए ज़्यादा अहम क्या है, बिजनेस लॉ की निस्बत ज़्यादा अहम क्या है, कंपनी लॉ सीखना। ठीक है जी। अच्छा, ये तो इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ थोड़े सा इंट्रोडक्शन हो गया। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और इसके लिए ज़रूरी है, ज़रूरी तो नहीं लेकिन अगर किया हो तो बेहतर है, FAR1। आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने FAR1 की अटेम्प्ट, कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने FAR1 की अटेम्प्ट दी हुई है इस अटेम्प्ट? बेहतरीन, ज़्यादातर। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सीला के साथ FAR1 पढ़ रहे हैं? पढ़, एक, बेहतरीन, ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया। ठीक है, अगर क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिस कैसा कि कंपनी लॉ क्या है, वैसे मैं पूछ रहा हूं अभी कि कंपनी लॉ उठाया है लेकिन FAR1 ना तो पढ़ा है पहले ना इस अटेम्प्ट में पढ़ रहे हैं, है कोई स्टूडेंट? नहीं। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है, पढ़ वो भी सकता है, ये नहीं कि नहीं पढ़ सकता, ये नहीं कह रहा भाई चले जाओ तुमसे ना हो पाएगा, नहीं नहीं ऐसे नहीं कह रहा, लेकिन थोड़ा सा उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि कुछ ऐसी टर्म्स यूज होंगी जो शायद उसने ना पढ़ी हो, जैसे शेयर कैपिटल, जैसे डिविडेंड, जैसे डायरेक्टर। ठीक है, इस तरह के अल्फाज जो हैं वो हो सकता है उसके लिए नए हो, तो ये समझने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, आप लोग वैसे ये जो मैंने टर्म्स बोली हैं ये आपको पता है, इनके साथ फेमिलियर है ना? वाह, बेहतरीन बेहतरीन। तो चले अब वापिस आते हैं, सब्जेक्ट की नेचर क्या है भाई? लीगल सब्जेक्ट है। लीगल सब्जेक्ट कौन सा होता है? सर थ्योरी वाला सब्जेक्ट है, रट्टा लगाना है ना? बिल्कुल भी नहीं, रट्टा लगाना जरूर है लेकिन असल जो नॉलेज याद करना है उसके बाद उसको अप्लाई करना सीखना है और प्रैक्टिस में अप्लाई करना सीखना है।
ठीक है, सीए में आपको पता है कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो सिर्फ रटा लगा के पास हो जाए, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है। इवन इंग्लिश में भी ऐसा नहीं होता, जो फंक्शनल इंग्लिश या जो भी इंग्लिश आप पढ़ते होते हैं, है कोई सब्जेक्ट, हाँ उसमें भी कोई रिपोर्टिंग करते हैं ना जब आप, वो आपको कोई सा भी टॉपिक दे देता है। वो रैंडम इसलिए टॉपिक देता है कि वो आपने ये ना हो कि कोई याद किया हुआ है और वो छाप दे। वो मैट्रिक, इंटरमीडिएट में, ग्रेजुएशन, बीए वगैरह में ऐसे ही होते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, याद किया होता है, उन्हीं में से चंद एक टीचर देते हैं और वो एक आधा आ जाता है। तो जब वो टॉपिक भी ऐसा, वो सब्जेक्ट भी ऐसा नहीं है जिसमें रटा लगा के पास हो जाए, तो ये लीगल सब्जेक्ट है, इसमें ऐसा कैसे हो सकता है। और आई कैप बनाता ही पेपर ऐसे है कि जो स्टूडेंट ये सोच के तैयारी की है ना जिसने कि सिर्फ रटा होगा, वो फेल हो जाता है। तो पहली चीज़ ये ज़हन में रखिएगा, लीगल पेपर यानी ये है इंग्लिश में लिखा, उसमें कैलकुलेशंस नहीं है, कम है, बहुत कम है, एक दो टॉपिक्स के अलावा कैलकुलेशन नहीं है, 10% कह लें। 90% इसमें सारा वो आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पेपर मिलेगा, लेकिन आपने सिर्फ याद नहीं करना, याद करना है, उसको अप्लाई करना सीखना है। ये बात समझ आ रही है आपको? और याद भी जो करना है ना, वो एज इट इज़ याद नहीं करना, ठीक है, वो किस तरीके से याद करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा बाद में। पासिंग परसेंटेज लगभग पास्ट में ये जब से ये इकट्ठा हुआ ये कंबाइन 34%, लेकिन इसमें याद रखें जो पुराना पेपर जो कंबाइन था उसकी परसेंटेज मैंने इग्नोर कर दी है, वो परसेंटेज बहुत कम थी, वो 17, 18, 20% उससे कम थी लगभग। तो ये रिसेंट जब अलग अलग है ना, ये उसकी परसेंटेज है, जब कंबाइन होगा तो मेरा ये ख्याल है कि ये परसेंटेज गिर जाएगी, क्योंकि डेफिनेटली जब सिलेबस डबल हो जाएगा उसको तैयार करना मुश्किल है, पास करना मुश्किल है। फिर पेपर स्ट्रक्चर क्या होगा ये सुन लीजिए। आपका पेपर होगा 100 मार्क्स का, हर पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है और उसमें चॉइस कोई नहीं होती, पूरे सीए में चॉइस कोई नहीं। क्यों भला? जैसे होता है ना नॉर्मल मैट्रिक में शुरू होते हैं हम एफए बीए, वो अजीब तरह का सिस्टम है हमारा एजुकेशन सिस्टम। एक तो पासिंग परसेंटेज ही वो 33% होती है, 40 होगी अब, 40% पासिंग परसेंटेज है, ठीक है, यानी आधे से ज़्यादा भी अगर आपने गलत कर दिया फिर भी आप पास हो जाएंगे, ठीक है। और फिर उसमें भी चॉइस होती है, यानी पहले आप सिंपल, जिससे मैं कैलकुलेशन पता है क्या कर, यानी 40% इसका मतलब 40% सिलेबस में बच्चा पास हो सकता है, और उसमें भी अगर चॉइस है 8 में से 5 सवाल करने हैं तो इसका मतलब 40% का भी अगर 25% सिलेबस कर लिया था तो पास हो जाएगा। तो एक प्रोफेशनल को जिसको 100% कंसेप्ट आने चाहिए, अगर वो 25% कंसेप्ट के साथ पास हो जाता है, क्या वो प्रैक्टिस में अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। इसीलिए आई कैप सिलेक्टिव स्टडी नहीं रखता, कहता है हर कंसेप्ट आपने याद रखना। अभी आज ये कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, जिस स्टूडेंट ने सिलेक्टिव स्टडी की ना, आई कैप को पता चल जाता है। अच्छा, ये मैं आपको डरा नहीं रहा या ये डराने के लिए नहीं कह रहा, ये फैक्ट है। आई कैप को आप कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे, आई कैप को पता चल जाएगा। कैसे चलेगा ये अलग बात है, ये सिस्टमेटिक एनालिसिस। गूगल को पता चल जाता है ना आपने अनकरीब क्या चीज़ खरीदने वाले हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रही होती है, आप एक छोटा सा एक्ट करते हैं, वो उसकी बेस पे सारा एल्गोरिदम चेंज होता है और आगे आपको न्यू सजेशन आपकी वो उस एक्शन की बेस पे देना शुरू कर देता है। आई कैप भी इसी तरीके से एनालिसिस करता है, उसको पता है कि किस टॉपिक में कौन सा कंसेप्ट मुश्किल है, कौन सा कंसेप्ट स्टूडेंट छोड़ के जाते हैं, किस कंसेप्ट में गलतियां करते हैं, क्या गलतियां करते हैं, ये भी आई कैप को पता होता है। क्या लफ्ज लिखेगा इसका बच्चे क्या मतलब लेंगे, और लेकिन असल में इसका मतलब क्या है, आई कैप को ये तक पता है। गैस करें कैसे पता है आई कैप को? जो पास स्टूडेंट अटेम्प्ट देते आए हैं ना, उनके रिजल्ट की बेस पे आपको रिजल्ट बताया जाता है, सिर्फ आपका। आई कैप के पास सारे स्टूडेंट का रिजल्ट है, एग्रीड? आपको रिजल्ट बताया जाता है पूरे पेपर का। इस पेपर का जो रिजल्ट है फर्ज कीजिए वो 38% है। आई कैप के पास सिर्फ आपके पेपर का नहीं, हर क्वेश्चन का अलग अलग रिजल्ट है। आई कैप अब बल्कि क्वेश्चन वाइज भी रिजल्ट देना शुरू हो गया, क्वेश्चन वाइज भी। पेपर में अगर आप देखें ना एग्जामिनर कमेंट्स में, क्वेश्चन वाइज भी होता है। आई कैप के पास इससे भी डिटेल लेवल पे स्टैटिस्टिक्स होते हैं, किस किस शहर में बच्चों की परफॉर्मेंस क्या रही है, इस लेवल पे भी आई कैप। वो डिटेल स्टैटिस्टिक्स हमारे साथ शेयर नहीं होते, लेकिन तो इसलिए जहन में रखिएगा, जो कंसेप्ट आपने जहन में आया ना कि ये कंसेप्ट मैं छोड़ देता हूँ, फौरन आपने सोचना है कि अच्छा जो मेरे से पिछले वाले स्टूडेंट होंगे उनके जहन में भी यही आया होगा, क्योंकि आप भी तो वही हैं भाई, आप भी उसी इन्वायरमेंट में रहते हैं जिस इन्वायरमेंट से वो गुजर के आए हैं। आपने भी लगभग वही किताबें पढ़ी हैं जो उन्होंने पढ़ी हैं, आपके मसले मसाइल भी वही हैं जो उनके मसले मसाइल थे, ऐसा ही है। तो जो आपके लिए मुश्किल है उनके लिए भी प्रोबेबली वही मुश्किल होगी। तो आपने जो फैसला किया छोड़ने का, उन्होंने भी फैसला किया होगा,
और जब उन्होंने छोड़ा होगा आई कैप को पता चल गया होगा ये क्वेश्चन नहीं किया, आई कैप को अंदाजा है बाय द पैसेज ऑफ टाइम कि इस जगह पे जाके ये कंसेप्ट है, स्टूडेंट इसको छोड़ देते हैं या इसमें परफॉर्मेंस वीक होती है। आई कैप फिर क्या करेगा मुझे बताइए? आई कैप कहेगा ज़्यादातर स्टूडेंट ये छोड़ देते हैं तो चलो मैं भी छोड़ देता हूँ इसको, ऐसे करेगा? नहीं 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 नहीं, आई कैप ने याद रखें जो आपके सोसाइटी का टॉप इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स है उसको पिक करना है, हर एक को चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनाना। आप में से हर एक का मकसद है मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं, आई कैप का ये मकसद नहीं है मैं हर एक को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाऊं। आई कैप ने चेरी पिकिंग करनी है, तो वो क्या करता है, वो कहता है मैं वही स्टूडेंट, देखिए पढ़ने वाला ना पढ़ने वाला एक बराबर नहीं है, जिसने 100% सिलेबस कवर किया जिसने 60% सिलेबस कवर किया एक बराबर नहीं है। तो आई कैप क्या करेगा? सिलेक्शन करेगा। सिलेक्शन कैसे करेगा? डिफिकल्ट टॉपिक टेस्ट करके। इसे ज़हन में रखिएगा, आई कैप का एवरेज पेपर डिफिकल्ट होता है, आई कैप का एवरेज पेपर डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट के तो क्या ही कहने, और उसको मैनेज करने का तरीके लेकिन बड़े आसान, वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आसान, बिल्कुल हल आसान है। सबसे अच्छा हल क्या है भला आई कैप के पेपर को मैनेज करने का? सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी। आज ये फैसला करके आपने जाना है कभी सिलेक्शन स्टडी नहीं करेंगे, वरना अपने पास्ट एक्सपीरियंस से आपने 2-4 पेपर भी दिए ना, आपको अंदाजा हो गया होगा कि जिस टॉपिक को छोड़ के जाते हैं कुछ ना कुछ क्वेश्चन वहां से पूछ लेता है। पेपर स्ट्रक्चर क्या होगा? 100 मार्क्स का पेपर होगा, कोई चॉइस नहीं है, सारे क्वेश्चन करने होंगे, 15 नंबर के एमसीक्यूज होंगे, 15 नंबर के होंगे, 15 नहीं होंगे। इसका क्या मतलब? हो सकता है कुछ एमसीक्यूज ऐसे हो 1.5 या 2 मार्क्स के हो, 13 हो लेकिन 15 मार्क्स के हो। मार्क्स टोटल कितने होंगे एमसीक्यूज के? 15। इसमें मार्क्स लेना आसान होता है, जिस बच्चे ने कंप्लीट स्टडी की हो वो आसानी के साथ 15 में से 11-12 नंबर ले लेता है। ठीक है, ये इजी पोर्शन आपके लिए होगा प्रोवाइडेड आपने सारी स्टडीज की होगी। फिर जो 40% क्वेश्चन होंगे वो थ्योरी बेस्ड होंगे। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या? कोई कंसेप्ट आएगा कहेगा ये बता दो, आपने याद किया होगा एज इट इज छाप देंगे। 45% यानी थ्योरी से ज्यादा केस स्टडी बेस्ड होंगी। केस स्टडी में क्या होगा? वो आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन देगा कोई और आपसे कहेगा बताओ इस सिचुएशन में इस पर्सन को क्या करना चाहिए, ये कंपनी का सीएफओ है, सीईओ है, डायरेक्टर है, शेयर होल्डर है, ये प्रैक्टिकली इस सिचुएशन में फंस गया, इसको हल बताओ। तो हल बताने का ही, प्रैक्टिकली भी हल बताने के पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपसे पूछा जाएगा इसका सॉल्यूशन बताओ, आपने उसका सॉल्यूशन बताना होगा कंपनी लॉ के मुताबिक। ठीक है, और ये ज़हन में रखिएगा केस स्टडी की वेटेज ज़्यादा होती है। ये जो 40-45 पर 15% हमेशा कंफर्म ऐसा ही रहेगा। ये जो थ्योरी और केस स्टडी की परसेंट है 40-45 ये वेरी कर सकती है आई कैप की मर्जी। जब आई कैप ने पेपर डिफिकल्ट बनाना होता है क्या करता है? केस स्टडी की पर हाई कर देता है मार्क, और जब इजी बनाना हो तो वो लो कर देता है। अब ये लेकिन लगभग जो परसेंटेज होगी वो यही होगी ऑन एवरेज। ठीक है, बहुत ज्यादा भी चेंज होगा वो 10% आगे पीछे हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा अब ये तो था पेपर सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन। अब कुछ बातें आपके साथ इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस यानी नसीहतें, बड़े नसीहतें करते हैं ना। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप चाहे तो दूसरों के तजर्बे से सीख ले, चाहे तो खुद के तजर्बे से सीख ले, ये आपके ऊपर है। ठीक है, लेकिन मैं दूसरों का तजर्बा आपके सामने रख देता हूँ। ठीक है, कि जो आपसे पहले वाले स्टूडेंट जो है वो उन्हें क्या गलतियाँ की और आप उनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। चाहे दूसरों की गलतियों से सीख ले, चाहे खुद की गलती कर। वैसे खुद की गलती करके जो सीखे ना वो चीज़ कभी नहीं भूलती। ठीक है, लेकिन बहरहाल उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो बेहतर यही है कि अक्लमंद इंसान वही है जो दूसरों की गलती से सीखे। तो सुन लीजिए इंस्ट्रक्शन फिजिकल स्टूडेंट्स के लिए और कुछ इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए। पहले फिजिकल स्टूडेंट्स के लिए क्या करना है? रेगुलर एंड पंक्चुअल, रोज आना है, टाइम पे आना है, रोज आना है, टाइम पे आना। और टाइम हमारी क्लास का क्या है? 8:45 से लेके 9:55। ये 9:50 होगा क्योंकि कुछ स्टूडेंट की इसके बाद है टैक्स की क्लास है, शायद टैक्स की क्लास है। कितने स्टूडेंट की इसके बाद टैक्स की क्लास है? कितनों की सीएमए की क्लास है? सीएमए की क्लास का टाइम क्या है? 10 बजे है वो?
हाँ उसमें तो टाइम है, लेकिन टैक्स में नहीं है, तो टैक्स के टाइम को मैनेज करने के लिए वो थोड़ा सा इसका टाइम कम किया है, वो 10 शायद 5-10 मिनट का डिफरेंस है। तो हमारी क्लास का टाइम होगा 8:45 से 9:50 तक, ठीक है। 5 मिनट हमने कम कर दिए ताकि कंफ्लिक्ट जितना हो सके खत्म हो सके। फिर इसके बाद दूसरा, बी अटेंटिव इन क्लास, क्लास में गौर से देखना, सुनना, समझना है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, कंसेप्ट टेक्निकल होते हैं और क्विक होते हैं, क्विक। हमारी हर टीचर की कोशिश होती है कि जितना मुमकिन हो सके आसान करके स्टूडेंट्स को समझाए, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी मजबूरी ये भी है कि हमने एक लेक्चर के अंदर 2-2, 3-3 कंसेप्ट समझाने होते हैं और फिर उन कंसेप्ट्स की प्रैक्टिस भी करवानी होती है, तो चीज़ें थोड़ा स्पीड से गुजरती है। ये पूरे सीए के हर सब्जेक्ट में ऐसे ही होता है। वही चीज़ जो जब मैंने काउंटिंग पढ़ी है, मैं आई.कॉम भी किया, बी.कॉम भी किया है। आई.कॉम बी.कॉम ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ जितना को मुझे याद है, आई.कॉम बी.कॉम में जितनी काउंटिंग पढ़ी ना 4 साल में, सीए में आके पहले 1 महीने में पूरी हो गई थी काउंटिंग सारी। उसके बाद चंद एक कंसेप्ट ऐसे थे जो सिलेबस में नहीं थे सीए के, वो शायद मैंने एक्स्ट्रा पढ़े हों, वरना बाकी वो सारी पूरी हो। तो बाकी जो क्वालिफिकेशन होती है ना उनका स्टूडेंट डिफरेंट है। देखिए वो स्टूडेंट डिफरेंट पोजीशन के लिए तैयार हो रहा है। जो जिसने बीकॉम किया है, बीबीए किया है, वो किसी और पोजीशन के लिए तैयार हो रहा है। जिसने एमबीए किया है वो किसी और पोजीशन के लिए, जो पीएचडी वगैरह वाले वो किसी और, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है किसी और पोजीशन के लिए तैयार हो रहे हैं। आप लोगों की एवरेज सैलरी अगर फ़र्ज़ कीजिए अगर एमबीए से 10 टाइम ज़्यादा है ना, तो कोई ऐसे सिर्फ आपके एक पेज की वजह से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट इस वजह से नहीं दे रहा। वो आपका नॉलेज है, आपकी स्किल है, आपकी मेहनत है। हम तो सिर्फ आपको नॉलेज में दूसरों से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ना। जब आपकी ट्रेनिंग होगी ना, तो वो जो फर्म में पार्टनर्स बैठे हुए हैं वो आपको काम करना सिखाएंगे कि वही काम जो एक फॉर एग्जांपल एमबीए वाला जो है वो 1 महीने में करेगा, वो आपने 1.5 दिन में काम कैसे करना है। किसी को महीने का काम 1.5 दिन में करके देंगे तो वो आपको 10 टाइम ज़्यादा सैलरी देगा ना। 20 टाइम उसकी सेविंग करेंगे तो आपको 10 टाइम मिलेगा ज़्यादा। तो इसीलिए अपने आप को तैयार कर लीजिए भाई, जितनी बड़ी पोजीशन होती है तैयारी भी उतनी ज़्यादा होती है ना। तो इसीलिए अपने आप को तैयार कर लीजिए कि कंसेप्ट हमारे क्विक होंगे, थोड़े इतने क्विक भी नहीं होंगे समझना है या मेरी स्पीड बढ़ जाए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ रोज़ का रोज़ पढ़ना पड़ेगा। एक दिन आपने अगर स्किप कर दिया ना तो आपको अगले 2-3 दिन फ़र्क महसूस होता रहेगा, चीज़ें कुछ ठीक तरह से समझ नहीं आ रही, क्योंकि कंसेप्ट से कंसेप्ट जुड़े होते हैं। कोशिश करना छुट्टी हरगिज़ ना करें, टाइम पे क्लास में आए, अटेंटिव होके कंसेप्ट सुने। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, जनरल रूल है, उस्ताद की ज़ेरे निगरानी 1 घंटे में पढ़ा हुआ खुद से 10 घंटे पढ़ ले, वो उसके बराबर नहीं पहुंच सकता। दोनों में फ़र्क होता है। उस्ताद ने पता नहीं कितने तजर्बे से क्या चीज़ें निकाल के एग्जाम्पल जोड़ी होती हैं, वो पास पेपर से निकाल के वगैरह वगैरह। तो अगर आप ये समझते हैं ना कि किसी दिन मौसम बारिश हो रही है, अगर क्या करें घर में खुद ही पढ़ लेंगे, स्टूडेंट से साथ वाले से पूछ लेंगे सर ने आज क्या पढ़ाया है, उस खुद पढ़ लेंगे, 2-4 सवालों से पूछ लेंगे, काम हो जाएगा। काम नहीं होता ऐसे काम नहीं होता। तो कोशिश करनी है खुद ही आके पढ़ें। वीकली टेस्ट आपने ज़रूर अटेम्प्ट करना है। हम हर चैप्टर का टेस्ट रखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। जितने भी चैप्टर हैं हर चैप्टर का टेस्ट होगा, अटेम्प्ट जरूर करना है। रिटन टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया ना, सिर्फ समझ आना काफ़ी नहीं है। असल आपको किस चीज़ के लिए तैयार करवाना है, एग्जाम में बैठ के लिखने के काबिल हो। तो लिखने के काबिल कब होंगे, सिर्फ सुन सुन के लिखने के काबिल हो सकते हैं। सुनना अलग टेक्निक है, अलग स्किल है, लिखना अलग स्किल है। तो लिखने के लिए क्या करना होगा, वीकली टेस्ट अटेम्प्ट करना होगा। फिर इसके बाद जो स्टूडेंट्स किसी और शहर से आए हैं यहाँ पे, तो वो हॉस्टल और जो रूममेट्स होते हैं ध्यान से सेलेक्ट करना है। समटाइम आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं ये सीए तो भी ख़राब कर देते हैं, ठीक है। हॉस्टल तो पढ़ने वाले सेलेक्ट करें और थोड़ा सा देखें, आप इतनी कुर्बानी दे के आए ना जो दूसरे शहर। मैं ये क्या करता हूँ, हमारा जो स्टूडेंट हॉस्टल में बैठ के हॉस्टल में आया क्लासेस ले रहा है, उसका सीए डबल मुश्किल है। उसे 2 महाज पे जंग लड़ना पड़ रही है, कॉलेज में भी और हॉस्टल में भी। सारे काम घर में तो जाहिर है वालदा होती हैं, बहनें होती हैं, वो कर देती हैं, सपोर्ट हो जाती है, जब दिल किया चाय आ जाती है। हॉस्टल में ऐसे काम नहीं होते। जब खुद कपड़े धोने होते हैं ना तो फिर होम असाइनमेंट के लिए टाइम नहीं मिलता, कम टाइम मिलता है। तो ये थोड़ा कोशिश करें कि इसको मैनेज करें कि आपके जो साथ रहने वाले लोग हैं वो कोऑपरेटिव हों, कोऑपरेट करें। सबसे अहम चीज़, मोबाइल आपने ऑफ करना है क्लास में आने से पहले। मोबाइल आपको पता है, मैं कहता हूँ मोस्ट डिस्ट्रैक्टिंग डिवाइस है दुनिया में। स्टूडेंट का सबसे बड़ा दुश्मन मोबाइल है, ठीक है। और एक दफ़ा आपके ज़माने तो ये टेक्नोलॉजी, हमारे ज़माने में टेक्नोलॉजी जो थी वो थोड़ी डिफरेंट है। अखबार आया करते थे,
तो मेरी आदत ही मैं अखबार पढ़ता था कि भाई कोई पूछे क्या, मैं कहा बस अब ज़रा अवेयर होने के लिए दुनिया में हो क्या रहा है, इसलिए अखबार पढ़ता हूँ, घंटा घंटा अखबार पढ़ा है। एक दिन बैठ के अखबार पढ़ के ना, तो वालिद साहब थे, उन्होंने किसी खबर के बारे में पूछा। मैं कहा खबर, ये मैंने पढ़ा हुआ था, पता नहीं क्या पढ़ा, भूल गया मुझे। तो फिर मैंने सोचा क्या फ़ायदा मेरे 1 घंटा पढ़ने का कि मुझे थोड़ी देर के बाद याद ही नहीं कि मैंने पढ़ा क्या है। और अमूमी तौर पे आप देखें ऐसा ही है, मोबाइल को 3 घंटे देखते रहे, घर वाले पूछे ना 1 घंटा पहले क्या देखा था, आपको याद नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें ये वेस्टेज होती है, इनको हमने अपनी ज़िंदगी से निकालना है। ठीक है, जितना सिंपल रूल, जितना मोबाइल दूर उतना सीए करीब, और जितना मोबाइल करीब उतना सी। अगर आप समझते हैं ना कि आप बड़े एफिशिएंट हैं, आप में बड़ी मैनेजमेंट स्किल्स हैं, आप मोबाइल को और सीए को दोनों को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, तो ना आप मोबाइल को सही तरीके से जानते हैं, फिर ना सीए को सही तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो जितना को मैं जानता हूँ उसकी बेस पे एडवाइस कर रहा हूँ, मोबाइल को अलग कर दें, अलग कर दें। ठीक है, मोबाइल अलग हो गया, सीए आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, आसान। आगे चलते हैं बहरहाल, क्योंकि मेरा ये ख्याल है, कंफर्म नहीं है लेकिन मेरा ये ख्याल है, हमारा इवन सीए का स्टूडेंट जो कि एवरेज दूसरों से ज़्यादा पढ़ता है, दूसरी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, उधर तो तबाही फिरी हुई है दूसरे यूनिवर्सिटी वगैरह, दूसरे एकेडमिक क्वालिफिकेशन में, सीए का स्टूडेंट भी रोज़ कोई 2-2.5 घंटे ऑन एवरेज मेरा ख्याल है मोबाइल पे लगा देता होगा। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ये ख्याल है कि वो डेली 1 घंटा से कम ही मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा नहीं करते, कम? ये है। तो यही अगर आप मोबाइल स्टडीज़ को दे दें, देखें एक चीज़ फोकस भी होता है, मैं पूरा लेक्चर लगाना नहीं चाहता वरना इसके पहले फोकस होते हैं। आपने कभी क्वेश्चन कर रहे हो ना, कोई याद कर रहे हो, बाहर से थोड़ी देर के लिए कोई बेचने वाला, गचक बेचने वाला निकल जाता है, लोहा बेचने वाला निकल जाता है, ठक ठक की आवाज़ आती है, डिस्टर्बेंस होती है, वो फोकस आउट हो जाता है। एक लर्निंग कर्व होता है, सीखते हुए ना एक फोकस बनता है। आप हमेशा ये चीज़ नोट कीजिएगा, जब कोई क्वेश्चन करने बैठते हैं ना आप या पढ़ने बैठते हैं, शुरू में ज़्यादा टाइम लगता है, एंड फिर लर्निंग कर्व बन जाता है बाद में, उसके बाद चीज़ें जल्दी होना शुरू हो जाती हैं। मैं जब स्टूडेंट था तो काउंटिंग के क्वेश्चन करता था, पहला क्वेश्चन अगर आधा घंटा लेता है ना, तो 2-3 क्वेश्चन करने के बाद उसी लेवल का क्वेश्चन 15-20 मिनट के अंदर हो जाया करता था लर्निंग का। लेकिन जब दरमियान में ब्रेक आ जाती है ना, घर वाले कोई काम करने जाओ, बाहर से ये चीज़ लेके आओ, सब्जी लेके आओ, वो सब्जी लेके आते हैं, फिर दोबारा से लर्निंग कर्व जीरो से स्टार्ट होता है, ब्रेक है। तो इसीलिए याद रखें, फोकस होना पड़ता है। मोबाइल आपका फोकस बार बार तोड़ता है, वो आपका लर्निंग कर्व बनने ही नहीं देता। हर 10 मिनट के बाद जो स्टूडेंट मोबाइल देख रहा है उसका लर्निंग कर्व कभी बन ही नहीं पाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है, अगर नहीं भी कर सकते, कम से कम पढ़ाई के टाइम पे इसको आपने साइड पे रखना है। ठीक है, बताना मेरा फर्ज था, उसको इग्नोर करना आपकी आदत है, तो कर दें बाकी चीज़ों की तरह इसको भी इग्नोर, लेकिन बहरहाल ये फैक्ट ऐसे कर लें तो बेहतरीन है। आगे चलते हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, सजेशंस हैं। पहली सेशन, मोबाइल पे भी लेक्चर चलते हैं, लेकिन कोशिश करना है मोबाइल पे लेक्चर ना लीजिए, लैपटॉप पे लेक्चर लीजिए। लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन पे जितनी स्क्रीन बड़ी होगी ना, डिस्प्ले स्क्रीन बड़ी होगी, उतना अच्छा है, सीखने के लिए उतना ही अच्छा है। टीवी देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, कहाँ पे आप ज़्यादा फोकस होते हैं, कौन सी चीज़ ज़्यादा आपको कैप्चर करती है? वो सिनेमा। क्यों? वो उसकी स्क्रीन बड़ी होती है। ठीक है, तो मोबाइल जो है, तसल्ली देने के लिए आप कह सकते हैं कि मोबाइल पे भी सर हम पढ़ लेते हैं, लेकिन बार बार मोबाइल पे मैसेज भी आ रहे होते हैं, नोटिफिकेशन भी आ रहे होते हैं, वगैरह वगैरह। लेक्चर की स्पीड रेगुलर रखनी है ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स ने, 1.5 नहीं रखनी। आपको स्लो महसूस हो रहा होगा, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ याद रखिए, सुनना या देखना नहीं है लेक्चर, लेक्चर को समझना भी होता है। जो टीवी कोई ड्रामा वगैरह होता है, मूवी वगैरह होती है ना, उसमें हमने सिर्फ सुनना होता है, देखना होता है, समझने की ज़रूरत अमूमी तौर पे नहीं होती। लेकिन जो टेक्निकल कंसेप्ट्स होते हैं, लेक्चर्स होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, उसमें आपको स्किल्स सिखाई जा रही होती है, उसमें आपने सुनना भी है, देखना भी है, समझना भी है, और वक्तन फ़वक्तन लिखना भी है। तो इस सब के लिए आपके माइंड को टाइम चाहिए। अगर आप वो टाइम देंगे, अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन आपके अंदर एब्जॉर्ब होगी। और अगर स्पीड ज़्यादा रखेंगे, बज़ाहिर लगेगा टाइम कम टाइम में आपने लेक्चर कवर कर लिया। खासतौर पे पेंडिंग लेक्चर वाले ये काम करते हैं, असल में टाइम कम नहीं होता, ज़्यादा होता है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है। स्पीड ऑफ द लेक्चर हाई, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेक्चर लो। स्पीड ऑफ द लेक्चर नॉर्मल, अंडरस्टैंडिंग लेवल हाई। अंडरस्टैंडिंग कम होगी तो फिर वही सवाल आप पूछते रहेंगे, कभी व्हाट्सएप पे, कभी दूसरे स्टूडेंट से।
तो स्पीड रेगुलर रखनी है, फ्लेक्सिबिलिटी को मिसयूज नहीं करना। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे तो आपको पता है ना, फिजिकल वाले बच्चों का एक बड़ा चेक होता है क्या, कि अगर टाइम पे ना पहुंचे, क्लास गई, फिर क्लास नहीं मिलेगी। ऑनलाइन वालों को ये सहूलत होती है कि चलो सुबह नहीं तो दोपहर को क्लास लेंगे, दोपहर नहीं तो शाम को ले लेंगे। हालांकि उधर भी एक रूटीन बतानी चाहिए कि इस टाइम पे मैंने लेक्चर लेना है। अगर आप इस फ्लेक्सिबिलिटी को मिसयूज करते हैं तो फिर आपके लेक्चर पेंडिंग होते जाएंगे, और एक दफ़ा अगर 10 से ज़्यादा लेक्चर पेंडिंग हो गए ना, फिर आपके हाथ आना सिलेबस मुश्किल है। वो पता ही नहीं चलता, एक दिन बंदा प्लानिंग करता रहता है चेंज, अब रोज़ का 1 लेक्चर है, अब रोज़ का 1.5 लेक्चर है, अब रोज़ के 2 है, अब स्पीड ज़्यादा करूँगा, हफ्ते में 15 भी कर लूँ, एक दिन अचानक ही पता चलता है कि अब नहीं हो पाएगा। तो आपने क्या करना है, रोज़ का लेक्चर, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ, रोज़ लेना है। और फिजिकल और ऑनलाइन दोनों स्टूडेंट हफ्ते में एक दिन रखे, जैसे संडे, उसमें प्रीवियस जो कुछ पढ़ा उसकी रिवीजन करें, दरमियान में साथ साथ रिवीजन करते जाए, बजाय इसके कि एक दफ़ा चैप्टर पढ़ के टेस्ट दे के आप कहें कि बाहरी महीने रिवीजन करूँगा। नहीं, रिवीजन पीरियडिक होनी चाहिए, सेशन में 3-4 दफ़ा उसके लिए ज़रूरी है। हर हफ्ते जो कुछ पहले पढ़ लिया है, जो कुछ भी पहले पढ़ लिया है हर सब्जेक्ट का, हफ्ते में एक दिन रखें, उसमें नई चीज़ कोई नहीं सीखनी, सिर्फ रिवीजन करनी है, चाहे आपके कुछ लेक्चर पेंडिंग क्यों ना हो। फिर इसके बाद मोबाइल फ़ोन जाहिर है जैसे फिजिकल वालों के लिए नुकसानदेह है, ऑनलाइन वालों के लिए भी नुकसानदेह। मेजर रीज़न ऑफ फेलियर क्या है, रिटन प्रैक्टिस ना करना। जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें नॉर्मल स्टूडेंट की आदत होती है, कहते हैं सर सुन लिया, समझ आ गई, और घर जाके जो होम असाइनमेंट दिया सर मैंने पढ़ लिया था, फिर सोल्यूशन देखा, जो मेरे जहन में आया था वही लिखा हुआ था, तो लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, लिखने की ज़रूरत तो नहीं है। वे ऐसा नहीं है, ऐसा अब पुलिस ट्रेनिंग में आपकी अगर पुलिस में ट्रेनिंग हो रही हो, वहाँ पे साथ वाले ने फायरिंग की है बंदूक से, है पिस्टल से, है, सीनियर ने आपसे कहा भाई तुम भी फायरिंग करो, नहीं सर देख लिया मैंने, ये उंगली इधर बटन दबाना, पता चल गया मुझे क्या, बस आप जंग पे भेजे मुझे। तो जीत के आएंगे कि शहीद हो के आएंगे, शहीद हो। तो उस प्रैक्टिस से गुजरना है। जिस तरीके से आपने ICAP का पेपर अटेम्प्ट करना है, उसी तरीके से जब तक घर में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पेपर सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं होगा। तो स्टूडेंट नॉर्मली रिटन प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है, नए टॉपिक्स प्रिपेयर नहीं करते। देखिए बात का सिलेबस में चेंजेस आती हैं, वो भी वो यूट्यूब वाले सेक्शन में मैं डिस्कस करूंगा। अगर आप देखें, मुझे कोई नहीं आई है कि मैं कह रहा हूँ आप ये समझे कि जी मैं कह रहा हूँ यूट्यूब पे लेक्चर ना लो, यहाँ पे आके लेक्चर लो ताकि हमारा रेवेन्यू बढ़े, वो एक रीज़न होती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो ऐसी वो रीज़न नहीं है, ठीक है। आप खुद देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इतने स्टूडेंट हैं कि वो अब उस चीज़ से गुजर गए हैं, चाहे मजीद कोई आए ना, रिज़्क अल्लाह ताला ने देना है और अल्लाह ताला का शुक्र है दे रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये करना चाहे आपकी मर्जी, आपकी जजमेंट है, यूट्यूब से ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है, लेकिन उसमें कुछ रिस्क होते हैं, फिर आपको वो रिस्क एनालाइज करने हैं क्या, और फिर उन रिस्क को मैनेज करने की कोशिश करनी है। उनमें एक रिस्क बड़ा ये होता है कि बाज़ औक़ात सिलेबस में चेंजेस आती हैं, जो पुराने लेक्चर्स होंगे उनमें वो हो सकता है चेंजेस ना होंगी, और फिर आप पूछ रहे हो यार सर ने वो टॉपिक नहीं करवाया, वो टॉपिक क्यों नहीं करवाया सर ने, वो इसलिए नहीं करवाया कि जिस अटेम्प्ट के लेक्चर है उस अटेम्प्ट में वो टॉपिक होता ही नहीं था, वो तो आए बाद में। बाज़ औक़ात टेस्टिंग स्टाइल चेंज हो जाता है एग्जामिनर का। आज से आप जब एनालिसिस करेंगे ना केस स्टडीज़ का, तो आप देखेंगे आज से 3 साल पहले की केस स्टडी कुछ और हैं, अब की केस स्टडी कुछ और है, ठीक है। और ख़ास तौर पे ये जो पिछले 2-3 अटैम्प्ट्स हैं ना, इनमें अगर आप देखें तो वो केस स्टडी का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो उसने उठा दिया, ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इसीलिए जितने ज़्यादा पुराने यूट्यूब के लेक्चर्स कवर करेंगे उतना ही रिस्क बढ़ता जाएगा कि या तो सिलेबस चेंज हो सकता है या एग्जामिनर सिलेबस चेंज ना भी हो, एग्जामिनर का टेस्टिंग स्टाइल चेंज हो सकता है। उस सूरत में फिर आपको करना ये चाहिए, फ़र्ज़ कीजिए अगर कोई रिपीटर है, उसने कहा सर एक दफ़ा फीस दे दी, पढ़ लिया, और किसी वजह से पास नहीं हो सका और दोबारा फीस दे के नहीं पढ़ा, मैंने रिसोर्सेज नहीं आते, नहीं कर सकते, तो चलें वो यूट्यूब पे गए। लेकिन उस सूरत में भी फिर एक तो ये रिस्क ज़हन में रखिएगा कि चेंजेस हो सकती हैं, और दूसरा फिर उस ऐसे स्टूडेंट को एक और काम करना चाहिए कि किसी करंट स्टूडेंट से जो टीचर के साथ इनरोल्ड है उसके साथ इन टच रहे, पूछता रहे कि यार ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसमें कोई नई चीज़ है तो वो बताओ, कोई सर ने बताया कि नया टेस्टिंग स्टाइल या लेटेस्ट क्वेश्चन जो है इसकी प्रैक्टिस सर ने करवाई है तो वो कैसे करवाई है, इस तरह की, ताकि वो रिस्क जो है वो कम हो सके। तो आप लोगों ने भी जो केस स्टडीज़ होंगी
खास तौर पे नई वाली केस स्टडीज़ उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है, उनके ऊपर ज़्यादा ग्रिप, क्योंकि उसी स्टाइल में उम्मीद है कि आई कैप अब आगे पेपर सेट करेगा। फिर रिक्वायरमेंट, थ्योरी के क्वेश्चन में कंपनी लॉ में केस स्टडी की रिक्वायरमेंट समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रिक्वायरमेंट के अंदर छुपा होता है कि आपने उस केस को कैसे अटेम्प्ट करना है। सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, ये बता दिया मैंने। एब्सेंटिज्म, छुट्टियां नहीं करनी, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना, ये भी बता दिया। अगर क्लास में जो बच्चा क्वेश्चन कर रहा हो ना, तो हमेशा ये ना समझे कि इसका क्वेश्चन है, मैं अपना क्वेश्चन उसके बाद पूछूंगा। अक्सर क्वेश्चन, क्योंकि जाहिर है पढ़ाने वाला भी एक है, मैं जो पढ़ रहे हैं सिलेबस वो भी एक है, तो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर क्वेरीज भी आपके जहनों में जो अराइज होंगी ना स्टूडेंट्स की, वो एक जैसी ही होंगी। जो इन स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, हो सकता है उन स्टूडेंट की भी प्रॉब्लम हो कि सर ये कंसेप्ट समझ नहीं आया। तो इसलिए जो क्वेश्चन हो एक दूसरे के, दूसरे स्टूडेंट ध्यान से उस क्वेश्चन को सुने, ठीक है, इससे उनकी अपनी क्वेरीज भी बहुत सी रिजॉल्व हो जाएंगी। वीकली टेस्ट की बात होगी, आपने अटेम्प्ट करना है। सब्जेक्ट पास करने के लिए क्या ज़रूरी है? हर रोज़ 2 घंटे, चाहे आपका IQ लेवल 70 है, चाहे आपका IQ लेवल 170 है, आप चाहे बहुत बड़े साइंसदान क्यों ना हो, जिसको देखते ही सब कुछ समझ आ जाता है, उसके बावजूद आपने इस सब्जेक्ट को 2 घंटे ज़रूर पढ़ना है, ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, होम असाइनमेंट्स भी डेली करनी है और रिटर्न फॉर्म में करनी है। ज़बानी कलामी नहीं, आपकी होम असाइनमेंट डेली चेक भी होंगी। ठीक है, हमने सिस्टम इस तरीके से रखा हुआ है, होम असाइनमेंट डेली चेक हो रही होंगी। वीकली टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं और संडे को रिवीजन करनी है, ये भी बात मैंने आपको बता दी। हफ्ते में एक दिन ऐसा रखना है जिसमें हर सब्जेक्ट, सिर्फ ये कंपनी लॉ नहीं, हर सब्जेक्ट पूरे का पूरा आपने जो उस दिन तक पढ़ा रिवाइज करना है। ये ज़रूरी है, ज़रूरी है। साथ साथ करते जाएंगे तो रिवीजन होती जाएगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। यूट्यूब, ये मैंने आपको बता दिया, यूट्यूब लेक्चर मैं इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता, थोड़ा सा अजीब लगता है। यूट्यूब के लेक्चर में इसको तो आउटडेटेड हो सकते हैं, एडिशनल स्टडी मटेरियल नहीं होगा आप लोगों के साथ। तो क्लास में प्रीमियम रिसोर्सेज शेयर किए जाएंगे, टेस्ट शेयर किए जाएंगे और रिसोर्सेज की लिस्ट आएगी। ये लिस्ट, ये तो आज मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। ये जैसे जैसे मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाऊंगा ना, यानी क्लास में लॉन्च करूंगा, वैसे वैसे आपको समझाऊंगा ये रिसोर्स क्या है। और सारे रिसोर्सेज एक ही दफ़ा आपके साथ शेयर नहीं करने, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप साथ साथ समझते जाएं, उन्हें अपनी रूटीन का हिस्सा बनाते जाएं और आगे चलते जाएं। ठीक है, लेकिन ये पूरे प्रीमियम रिसोर्सेज हैं और ये किस तरीके से तैयार किए हैं, क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए गए, क्या क्या सॉफ्टवेयर खरीदे, किस किस वेबसाइट की सब्सक्रिप्शन ली, ये सारी बातें इररेलेवेंट है, मैं बताना नहीं चाहता। ठीक है, लेकिन सिर्फ ये अंदाज़ा आपको होना चाहिए कि इन रिसोर्सेज के पीछे ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसोर्सेज है, अमूमी तौर पे ये अवेलेबल नहीं होते स्टूडेंट्स को। यानी ये समझ लीजिए कि एक इनोवेशन तो नहीं करना चाहिए, एक एक्स्ट्रा स्टेप कह लें, तो ये आपके साथ शेयर किए जाएंगे। ज़ाहिर है यूट्यूब पे जब आप जाते हैं तो इनमें से कोई रिसोर्स भी आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। यूट्यूब वाले टीचर के साथ इंटरेक्शन भी नहीं कर सकते, सवाल जवाब नहीं पूछ सकते, और सबसे अहम चीज़ प्रोबेबली टेस्ट नहीं दे सकते। याद रखें, आपने 100% सारे कंसेप्ट समझ भी लिए, लेकिन टेस्ट ना दिए तो आपकी एग्जाम लेवल की प्रिपरेशन नहीं हुई। ठीक है, दूसरों को देख लिया आपने कि ये कैसे गन चलाता है, जब तक खुद ना चलाई तो क्या जंग लड़ने के काबिल होंगे? नहीं होंगे। तो इसीलिए आपने भी टेस्ट लाजमी अटेम्प्ट कर, तैयारी हो या ना हो। शैतान आपको एक बात कहेगा आपके कान में, आपके चुपके से, अगले दिन टेस्ट है ना, शैतान क्या कहेगा? यार तैयारी नहीं हुई, ऐसा करते हैं 2-3 दिन ठहर जाओ, तो फिर पूरी तैयारी करके ना चैप्टर की, फिर टेस्ट देना, फिर पता चलेगा परफॉर्मेंस का। आपने उसकी बात में नहीं आना, आपने कहना है चाहे मेरा 20% क्यों ना तैयार हो, टेस्ट तो मैं दूंगा, उस सिस्टम से ज़रूर गुजरूंगा, चाहे एक क्वेश्चन क्यों ना करके आऊँ। टेस्ट आपने कोशिश करनी है सारे के सारे अटेम्प्ट करें। स्टडी मटेरियल क्या यूज़ करेंगे हम? 2 ऑप्शन आपके पास, आई कैप का स्टडी टेक्स्ट भी है और हमारी बुक भी है जिसके 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। जब तक बुक पब्लिश नहीं होती, तकरीबन ये हफ्ता को लगेगा, तब तक आपको नोट्स क्लास में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आपको जो चीज़ भी चाहिए वो प्रोवाइड करना मेरी जिम्मेदारी है, आपने कहीं इधर उधर भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं। आई कैप की स्टडी टेक्स्ट का भी रेफरेंस डेली बेसिस पे मैं आपके साथ शेयर किया करूँगा, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेड अप्रोच क्या है कि आप हमारी बुक्स को यूज़ करें और उसके साथ रीडिंग एक दफ़ा से याद करना है, हमारे वाली बुक्स से रीडिंग आई कैप के स्टडी टेक्स्ट से कर ले। आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, चीज़ें बिल्कुल ठीक लिखी हैं, गलत नहीं लिखी हैं, बिल्कुल ठीक लिखी हुई हैं।
थोड़ा लैंग्वेज का फ़र्क। आई कैप की बुक लिखी है गोरों ने, गोरों की इंग्लिश जो है वो कुछ और होती है, वो हमें बाज़ को समझ आती है, कुछ स्टूडेंट को समझ नहीं आती। तो जो एवरेज स्टूडेंट है उसके लिए मेरी सजेशन ये है, हमारी बुक ले लें। हाँ, उसके बाद आई कैप की बुक से रीडिंग कर लें। रीडिंग का पर्पज़ आई कैप की बुक से रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि याद करना है, मकसद ये इंश्योर करना है कि क्या सारे कंसेप्ट कवर हो गए, कोई कंसेप्ट रह तो नहीं गया। ठीक है, और ये बुक आपने बाय नहीं करनी, डाउनलोड करनी है, आई कैप की वेबसाइट पे आपके लॉगिन में मौजूद है। कोर्स कंप्लीशन डेट क्या होगी? 25 जनवरी 2025। एक दो दिन हो सकता है जल्दी हो जाए, ठीक है, लेट इंशाल्लाह नहीं होगा, एक दो दिन हो सकता है जल्दी हो जाए, लेकिन एक्सपेक्टेड 25 जनवरी है। अच्छा, लेक्चर अब हमारे कैसे चलेंगे पूरे सेशन? आपको डेली बेसिस के ऊपर ये अभी एक पर्ची मिली है ना छोटी सी, ये इस तरह की एक पर्ची मिला करेगी। इस पर्ची के ऊपर लिखा होगा कि मैंने प्लान करके मैं घर से आया हूँगा। ऐसा नहीं है कि आया किताब खोली पढ़ाना शुरू, पहले प्लानिंग होगी कि क्या क्या मैंने पढ़ाना है, कंसेप्ट कौन कौन से हैं, उन कंसेप्ट का रेफरेंस हमारी बुक में कौन सा रेफरेंस है, आई कैप की बुक में कौन सा रेफरेंस है, और उसके साथ नीचे होम असाइनमेंट होगी रिटर्न फॉर्म में जो आपने घर से करके आनी होगी, ताकि कोई कन्फ्यूजन एम्बिग्यूटी ना रहे कि पता नहीं सर ने असाइनमेंट दिया कि नहीं दी, और अगर दिया असाइनमेंट तो कौन सी दिया, एम्बिग्यूटी ना रहे, उसके लिए रिटर्न फॉर्म में असाइनमेंट आपको मिला करेगी। फिर उसके बाद क्लास में ये आपके जैसे यहाँ पे बोर्ड पे डिस्प्ले किया गया है ना, डिस्प्ले करने से होता ही है कि एक नक्शा खिंच जाता है कंसेप्ट का, आपके जहन में चीज़ें बैठना शुरू हो जाती है, अच्छा ये चीज़ इससे लिंक करती है, ये चीज़ इससे लिंक करती है। तो हम जो आपको कंसेप्ट सिखाएंगे ना डेली बेसिस के ऊपर डिफरेंट चैप्टर्स के कंपनी ला के, वो भी कोशिश करेंगे सारे इसी तरीके से, ये फ्लो चार्ट कह लें इसको माइंड मैप कह लें, इसको डायाग्राम कह लें, इस शक्ल में होंगे। मेरे लिए भी पढ़ाना आसान हो जाएगा, एक कंसेप्ट को दूसरे कंसेप्ट से लिंक करना, और आपके लिए भी आसान हो जाएगा, तस्वीर सी एक जहन में बैठ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बुक से भी आप साथ में, आपको मैं दरमियान में टाइम दूंगा कि अब ये बुक से रीड करके देख लें कोई चीज़ रह तो नहीं की कंसेप्ट के। फिर इसके बाद कंसेप्ट की डिस्कशन होगी, उसमें मैं ओवरव्यू दिया करूँगा, एक्सप्लेन किया करूँगा। हाँ, क्वेश्चन आंसर के बारे में सुन लें। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना मुसलसल, आपके जहन में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, चलते लेक्चर में आपने क्वेश्चन नहीं पूछना, इससे क्वेश्चन लेक्चर का टेम्पो टूट जाता है। क्वेश्चन अपने पास नोट कर ले, दरमियान में डिफरेंट पॉइंट्स पे लाके मैं कहूँगा ये चेक पॉइंट है हमारा, अब कोई सवाल पूछना है तो पूछ लें। उस वक्त जितने क्वेश्चन पूछना है, एक पूछें या 1000 क्वेश्चन पूछें, उस वक्त पूछना है। ठीक है, और फिर उसके बाद जब क्वेश्चन हो जाएंगे फिर मैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मूव करूँगा। जैसे यहाँ पे मैं अब कहता हूँ ये चेक पॉइंट है, आप में से किसी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो अब पूछ ले, है कि क्वेश्चन आपका? शाबाश, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा सिलेबस टाइमली नहीं बल्कि उससे पहले ख़त्म हो जाएगा अगर आपका कोऑपरेशन ताउन इसी तरीके से जारी रहा। और भाई इतना ताउन नहीं करना मेरे साथ, कोई सवाल पूछ लेने। चले बहरहाल अभी तो चूंकि टेक्निकल कंसेप्ट ही नहीं है तो इसीलिए आपके जहन में सवाल, हाँ समझ आ गई मुझे, ठीक है ठीक। एंड पे फिर हम क्विक रिवीजन किया करेंगे। कोशिश करनी है आपने मुझे याद करवाएं हर लेक्चर के एंड पे, सर क्विक रिवीजन करवा दे। क्विक रिवीजन से ये होता है कि 2 मिनट के अंदर पहली रिवीजन आपकी क्लास में बैठे बैठे हो जाती है। पूरा लेक्चर जब 2 मिनट में नजरों के सामने घूम जाता है ना, तो कोई अगर कोई लिंक टूटा भी हो ना दरमियान में, वो जुड़ जाता है पहली रिवीजन। और फिर सेकेंड रिवीजन आप घर जाके ज़ाहिर करते हैं अगले 24 घंटे के अंदर। पास्ट पेपर की डिस्कशन भी हमारे साथ साथ चलती रहेगी। हम हर चैप्टर के बाद नहीं, हर कंसेप्ट के बाद पास्ट पेपर के क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करेंगे। क्लियर जी? कुछ समझ आई आपको? कोई सवाल पूछना हो? चलिए फिर कल तैयार होके आइएगा जहनी तौर पे इंशाल्लाह कंपनी लॉ का पहला कंसेप्ट हम कल से स्टार्ट कर देंगे। आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।